बातें मत करो। चलो, हमने नाउन्स में देखा था कि नाउन्स 5 जगह आते हैं। ओके, नाउन्स 5 जगह आती हैं और अपन ने 4 जगह देख लिया। आज हम वो 5वीं जगह देखेंगे। ये क्लियर है? बट आपको 5वीं जगह नाउन कहाँ आता है ये बताने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लें कि वो 4 कौन सी जगह है जहाँ जहाँ नाउन आता है। तो ये देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ the 5 positions of the noun। यहाँ लिख रही हूँ the 5 positions of the noun। देखो, listen, 1, a noun can be a subject, Delhi is the capital of India। समझ में आया? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें दिल्ली जो है आपका नाउन है और ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन है। ये क्लियर है ना? दूसरा, a noun can be a complement। A noun can be a complement। complement का मतलब यही वो है, वो ये है ना? और इसमें लिखो A subject complement, B object complement। कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ये को है वही है। भाई जयपुर शहर है, वो शहर जयपुर ही है। मोहन डॉक्टर है, डॉक्टर मोहन ही है। तो इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। अ सिटी भी कॉम्प्लीमेंट है और अ डॉक्टर भी आपका कॉम्प्लीमेंट है ना? अब इन 2 सेंटेंसेस में अ सिटी जयपुर से रिलेशन रख रहा है और जयपुर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इधर भी डॉक्टर मोहन है और मोहन हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसलिए अ डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है ये? हर्षिता क्लियर है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और फिर एग्जाम्पल, मैंगोज आर स्वीट। ओ ये तो हो जाएगा। क्या मैंगो इज अ फ्रूट का? मैंगो इज अ फ्रूट। तो जो ये है वो ये है और ये संज्ञा है। तो ये अ फ्रूट क्या है? मैंगो है। और मैंगो सेंटेंस में क्या है?
सब्जेक्ट है, तो ये आपका SC हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंगो ही फ्रूट है, फ्रूट ही मैंगो है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं ये कहूँ, कल जो हमने सेंटेंस बनाया था, वी नेम्ड द बेबी गुड्डी, तो फिर वी और बेबी सेम नहीं है, हम अलग है, बेबी अलग है, इसलिए बेबी आपका ओ हो गया। पर बेबी और गुड्डी तो एक ही है, बेबी ही गुड्डी है, गुड्डी ही बेबी है, और इसलिए ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया। और क्योंकि गुड्डी कौन है? बेबी है, और बेबी वाक्य में क्या है ना, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका गुड्डी आपका OC हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्लियर है? वी नॉमिनेटेड मोहन सेक्रेटरी। एक एग्जांपल और अगर आप लेते हो तो वी नॉमिनेटेड मोहन सेक्रेटरी। तो अब इसमें वी मोहन नहीं है, हम अलग है, मोहन अलग है, तो मोहन आपका ओ हो गया, परंतु मोहन ही सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी मोहन है, मोहन ही सेक्रेटरी है, इसलिए ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया। और सेक्रेटरी कौन है? मोहन है, मोहन वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका OC हो गया। अभी हम एक एक्सरसाइज लेंगे, SCOC है ना, अभी एक एक्सरसाइज लेंगे। तो अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, सबसे पहले। दूसरा, नाउन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तीसरा, अ नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट, I teach English. I teach English. तो I teach English में मैं इंग्लिश तो नहीं हूँ ना, इंग्लिश अलग है, मैं अलग हूँ, तो इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। I write a letter. He plays football. Boys play cricket. हाँ, जो भी है, तो I teach English, और आप बना सकते हो boys play football या कुछ भी, whatever they play. We watched a film. इसको जगह बचाने के लिए ऊपर लिख देती हूँ, सेंटेंस तो उतार लो, बट इसको मैं ऊपर लिख दूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। We watched a film. इसमें हम फिल्म तो नहीं है ना, इसलिए फिल्म आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फकत तुम्हें डाउट क्लियर हो गया, पूरा फिल्म ऑब्जेक्ट है ना। बॉयज प्ले फुटबॉल, ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी तो नहीं है ना, वो अलग है, कार अलग है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन के 3 पोजीशंस आपको क्लियर है ना। पर अब हमें ये समझना है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा था, वैसे ऑब्जेक्ट में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये मैं लिखा देती हूँ। वाक्य का जो प्राप्त करता होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उस प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु, भले कोई मुझसे
जरूरी नहीं है, वस्तु का मतलब ये नहीं है कि हाथ में पकड़ने वाली वस्तु। सपोज आई से आई गेव हर अ स्माइल, मैंने उसे एक स्माइल दी। तुम स्माइल को हाथ से नहीं पकड़ सकते, परंतु फिर भी वो एक वस्तु की गिनती में आएगी। पापा ने उसे डांट लगाई, फादर गेव हिम अ स्कोल्डिंग। अब वो अ स्कोल्डिंग जो है उसको आप पकड़ नहीं सकते, वो वैसा वस्तु नहीं है, वैसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हाथ से पकड़ा जाए, परंतु वो एक ऐसी चीज है जो रिसीव की जाती है, रिसीव तो की जाती है। आ जाओ। तो इसलिए वो, क्योंकि वो रिसीव की जाती है, तो रिसीव की जाती है इसलिए वो ऑब्जेक्ट में गिनती आएगी। ओके, सो इनडायरेक्ट आप यहाँ रूल लिखो, रूल वाक्य का नहीं, वाक्य में यदि कोई प्राप्तकर्ता या रिसीवर हो तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उस प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वस्तु में स्माइल, वार्निंग, बीटिंग इत्यादि शामिल हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि वस्तु थोड़ी है, बिल्कुल वस्तु है, जो कि किसी ने उसे प्राप्त किया है। I gave her a smile. She has received the smile. इसलिए she is the receiver, वो indirect object है, और उसने स्माइल रिसीव किया तो वो स्माइल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर है क्या? जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो लोग इस चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुम लोग को क्लियर है या नहीं है? हाँ सॉरी, क्या पूछ रहे हो? मीटिंग वाला एग्जांपल जो आपने कर दिया था बात भी करते हैं। हाँ, कोडिंग वाला कर बाकी। हाँ, वार्निंग भी दिया है, मैंने वार्निंग भी दिया है, मीटिंग भी दिया है, स्कोल्डिंग भी दिया है, तो लोगों को ये बताने के लिए कि ये चीजें भी ऑब्जेक्ट होती हैं। बट वो आईडी जो लगाया था ना, ऐसे सिर्फ स्कोर तक छोड़ देते हैं, फादर की स्कोर क्या 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 फादर के स्कोर मतलब आईडी स्कोल्ड क्रिया है, स्कोल्ड क्रिया है। फादर स्कोल्डेड मी, स्कोल्ड्स मी, स्कोल्ड क्रिया है। बीट क्रिया है, बीट वार्न क्रिया है, WARN वार्न क्रिया है ना? अब देखो डांस क्रिया है, सिंग क्रिया है। हम इन क्रियाओं को, इसे जो पूछा है उस चीज को मैं आपको अभी समझाऊंगी, वेट, आज ही समझा दूंगी, है ना? ये पूछ रहा है कि वार्निंग, बीटिंग, इनको अपन बीट और वार्न कर देते तो वो क्या गड़बड़ होता? वो भी तो फिर यही होता। आई गेव हिम अ वार्न, आई गेव हिम अ बीट, जैसे आई गेव हिम अ स्माइल, है ना? तो अब इसमें स्माइल जो है अपने आप में नाउन भी है और वो वर्ब भी है अपने आप में। मूल, हर शब्द का एक मूल प्रकार होता है। हम किसी भी चीज को कुछ भी नहीं कर सकते,
अगर डिक्शनरी कहती है, आपकी डिक्शनरी कहती है कि स्माइल, तुम लोग आज घर जाके डिक्शनरी खोल के देखना, है ना, तो तुम्हें स्माइल के सामने नाउन भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा। पर अगर तुम बीट खोलोगे, BEAT, या WARN, वॉर्ड खोलोगे, हाँ, या SCOLD, स्कोल्ड खोल के देखोगे, तो इन तीन के सामने नाउन नहीं आएगा, इन तीन के सामने तो वर्ब ही आएगा। अंडरस्टूड? इसलिए अगर हमें उन वर्ब्स को संज्ञाओं में परिवर्तित करना है तो हमें उसमें ING आज ही करेंगे, मैं आज ही कराऊंगी, तो उसमें हमें ING लगाना पड़ेगा और उसमें जेरेंड नाम की चीज में हमको उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। अभी इसके बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट करा दूं और उसके बाद में आज ही करा दूंगी तुम्हें। आई एम वार्निंग यू आ रहा है, आई एम वार्निंग यू, उसमें तो ये फिर वर्ब हो गया ना, वार्निंग बिल्कुल हो गया, बट उसमें एम आ रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस ING, शुद्ध क्रिया है। बट द पुलिसमैन gave the driver a warning, अ लगाते ही चीज संज्ञा हो जाती है और उसमें is, am, are, was, were नहीं आया। अगर मैं कहूँ सौरभ आई एम वार्निंग यू, I am warning you, तो am, is, am, are, was, were, am प्लस ING, ये तो शुद्ध क्रिया है, is, am, are, was, were प्लस ING। पर पुलिसमैन ने ड्राइवर को चेतावनी दी, है ना, तो किसी को वो चेतावनी देना, क्या दिया? चेतावनी दी के लिए तो गेव आ गया, दी। पुलिसमैन ने ड्राइवर को चेतावनी दी। 4 थिंग्स हैं सेंटेंस में, पुलिसमैन, फिर देना, फिर ड्राइवर को, फिर चेतावनी। भाई हिंदी और इंग्लिश में फर्क क्या है? मैंने, सब्जेक्ट, कर्म, खाना, फिर क्रिया, खाया। इंग्लिश में उल्टा क्रम है, मैंने खाया खाना, आई एट फूड, ये क्रम उल्टा है इंग्लिश और हिंदी में। तो इसलिए द ड्राइवर, फिर क्रिया आएगा गेव, सॉरी द पुलिसमैन गेव, किसको? द ड्राइवर, क्या दिया? अ वार्निंग। अब उसमें जो अ वार्निंग आ रहा है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आ रहा। इससे वार्निंग एक वस्तु हो गई जो कि पुलिसमैन के द्वारा ड्राइवर को दी गई। और ऐसे में जब कोई ING वर्ब वस्तु बनकर आए तो उसमें 2 रूल्स लगते हैं, एक तो उसको ING में जोड़ना पड़ेगा और दूसरा उसके साथ हम इज, एम, आर, वाज, वर नहीं लगाएंगे। उसी तरह से अगर तुम डिक्शनरी चेक करोगे तो स्माइल तो तुमको नाउन मिल जाएगा, स्माइल के आगे तुम्हें नाउन भी लिखा मिलेगा, वर्ब भी लिखा मिलेगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, उसको जेरेंड में परिवर्तित करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अ स्माइल लगा सकते हो। पर क्योंकि बीट, वार्न, स्कोल्ड, इनके सामने नाउन लिखा हुआ नहीं आएगा, इनके सामने तो वर्ब लिखा हुआ आएगा। पर हमको इन वर्ब्स को अगर नाउन की तरह, वस्तु की तरह यूज करना पड़े तो हमें 2 रूल लगाना पड़ेगा, एक तो हमें ING लगाना पड़ेगा और दूसरा हमको इनके साथ फिर इज, एम, आर, वाज, वर नहीं लगाना है। अब क्लियर हुआ? अब तुम इसी पे देखो, इनमें ये सब कुछ आ गया। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसके सामने हमने, सौरभ, इसमें हमने ING क्यों नहीं लगाया और इसमें क्यों लगाया, इसमें क्यों लगाया? क्योंकि डिक्शनरी कहती है कि इनका मूल वर्ब ही है, नाउन नहीं है, जबकि इसका मूल तो नाउन है प्लस वर्ब है ना। तो he gave a laugh, सुनो यहाँ, laugh, LAUGH, laugh है ना, तो हंसी नाउन भी है और हंसने की क्रिया हंसना, laughing, तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वर लगाओगे, he is laughing, मैं पढ़ा रही हूँ, was, right? I am teaching and he is laughing, है ना। बट
द मैन गेव अ लाफ। अब इसमें तुमको आईएनजी जेनेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी कहता है कि लाफ आपका नाउन भी है और वर्ब भी है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि डिक्शनरी उस शब्द को कैसे परिभाषित कर रहा है। अगर डिक्शनरी कहता है कि ये नाउन है तो आपको आईएनजी लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको जेरेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर डांस को देखोगे तो डांस नाउन भी है और वर्ब भी है। ही डांसेस वर्ब है, भरतनाट्यम इज अ डांस, घूमर इज अ डांस, इज अ डांस नाउन है, दोनों ही है। जब कोई चीज दोनों है तो अब आप उसको कैसे यूज करते हो? हाउ आर यू यूजिंग इट? सी, जैसे हमने स्माइल को यूज किया, आई गेव हर अ स्माइल, आई परफॉर्म्ड अ डांस। डांसिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिक्शनरी ने कह दिया कि ये तो नाउन नहीं है, इसलिए इसको आईएनजी बनाकर जबरदस्ती इसको नाउन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पहले से ही नाउन है। डिक्शनरी ने कह दिया कि ये नाउन है, डांस। अंडरस्टूड? तो हम कहेंगे अगर हमको इसको कुछ बनाना है तो अ डांस, भरतनाट्यम इज अ डांस, घूमर इज अ डांस, दे परफॉर्म्ड मैनी डांसेस, मैनी डांसेस। हमने डांस में एस लगाकर उसको प्लूरल बना दिया, क्योंकि डिक्शनरी कहता है वो संज्ञा है। अब आपको समझ में आ गई? हाँ, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका प्राप्त करता है, वाक्य में जो भी प्राप्त करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उस प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त की गई चीज आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती है। कल हमने बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखे थे, तो ये देखो ये अस्माइल। अब इसमें टीचर हो गया प्राप्तकर्ता, ये आपका IO हो गया, और टीचर ने क्या प्राप्त किया? अस्माइल, ये आपका D हो गया। ये क्लियर हुआ या नहीं? I gave the dog a biscuit, I gave the dog a biscuit। ये तो शुद्ध नाउन है, ये तो वर्ब है भी नहीं, तो इसमें आई करता हो गया, गेव क्रिया हो गया। सलोनी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यू सेड कि मेरे को वर्ब भी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता, किसी को ही नहीं आता, क्योंकि तुम लोगों को ग्रामर पढ़े बहुत टाइम हो गया। इट डजंट मैटर, है ना, BA में ग्रामर पढ़ाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कैन यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये तुम्हारा प्रोनाउन है, मैं कराऊंगी, है ना। इसमें अगर किसी का नाम होता राम, टॉम, तो नाउन हो जाता, है ना। उसकी जगह हमने कोई नाम लगाया। अब देखो वी, एक वाक्य में हमने बनाया था वी नेम्ड द बेबी गुड्डी, वी इज अ प्रोनाउन। I, you, he, she, it, they, we, all these are pronouns. Is this clear? चलो, तो I gave the dog a biscuit में the dog तुम्हारा प्राप्त करता है, ये तुम्हारा I हो गया, और dog ने क्या प्राप्त किया? A biscuit, ये तुम्हारा। Is this clear? Is this also clear? तो तुमने देखा a noun can be a subject, a noun can be a complement, which means subject complement also, object complement also. A noun can be an object, indirect object also, direct object also. Is this clear? चौथा, हाँ, क्या कह रहे हो? क्या है फोर्थ वाला? Accusative. I
A noun can be an accusative. Accusative अपने पहले आए हुए, अपने पहले आए हुए संज्ञा का पर्याय होता है। अब इसका My uncle Mohan is a doctor. My student Rohini is very intelligent. My student, फिर student का पर्याय रोहिणी is very intelligent. हाँ, my student Sheena is very very intelligent. तो इसलिए my student कॉमा फिर शीना। अब इसमें क्या हुआ, शीनम आपकी अब पॉजिटिव हो गई। आपने जो बनाया है my student और उसके बाद जो आपने कॉमा लगाकर पर्याय दिया है वो संज्ञा का पॉजिटिव हो गया। Is it clear? Is this clear or not? ये आपका चौथा है। ये कोई आरपीएससी आपसे नहीं पूछने वाला, आपको पता होना चाहिए कि अब हम पांचवा आज कर ले, पांचवा कर ले। चलो a noun can be a prepositional object। अब ये पता नहीं ये क्या होता है, ये prepositional object। A noun can be a prepositional object। अब इसमें वापस से वही सेंटेंस लिखो जो ऊपर लिखा है, दिल्ली is the capital of India। अब इसमें दिल्ली तो सब्जेक्ट है ना? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? सब मिस्टर इंडिया। ओके ओके, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो शब्द होते हैं ना, इन, ऑन, टू, फॉर, लिख लो एक लिस्ट, इन, ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, PO2, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, with, in, on, to, for, from, of, with, over, above, under, over, above, under, over, above, under, across, through, into, at, इस तरह के शब्द prepositions कहलाते हैं यदि इनके तुरंत बाद एक संज्ञा का प्रयोग हुआ हो, एक संज्ञा का प्रयोग हुआ हो। इस सेंटेंस में दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया
आप ऑफ देख रहे हो और उसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है इंडिया, तो ऑफ इंडिया, क्या देखो, ऑफ इंडिया आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ इंडिया आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर हमेशा एक प्रेपोजिशन होता है, एक प्रेपोजिशन होता है और उसके पीछे पीछे एक संज्ञा आता है, और उसके पीछे पीछे एक संज्ञा आता है, ठीक है। तो ऑफ इंडिया में जो इंडिया है, जो प्रेपोजिशन के बाद आया है, ये भी तो नाउन है और ये भी तो एक पोजीशन है नाउन का, ये भी तो है एक पोजीशन नाउन का, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो संज्ञा एक प्रेपोजिशन के बाद आए, जो संज्ञा एक प्रेपोजिशन के बाद आए, उस संज्ञा को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज दिस क्लियर? नाउन के पांचों पोजीशंस क्लियर हो गए। सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फिर ऑब्जेक्ट जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर एपोजिटिव जो किसी संज्ञा का पर्याय है, और पांचवा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आता है। इज दिस क्लियर? क्लियर? अब हम इसका एक एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? सारा पिंक्स की पांचों तरह की संख्याएं छाट के बताओ क्या है क्या नहीं है। अभी दे सकती हूँ? चलो रिकॉर्डिंग बंद कर दो आसिफ, मैं कुछ सेंटेंसेस डिक्टेट करती हूँ। डू यू हैव सेंटेंसेस? यू गिव इट टू मी।